ऐसे विषय को चुनते हुए आपको नहीं लगा कि आप तो बिल्कुल अलग थीम पे फिल्म बना रहे हैं और एक ऐसा तबका है जो कहेगा ये फिल्म झूठी है, ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। ये कानून देश के लिए जरूरी था। बहुत जरूरी। मैं तो कहता हूँ सीएए और सीएए 2 भी होना चाहिए। ये तो था कि 14 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता थी। भारत मेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बातों को जो इशारों में कहा जा सकता है, जिसका नाटकीय चित्रांकन जिस तरह से किया जा सकता था वो हमने बिल्कुल किया है। और अब एक किसी पुलिस वाले का एक बच्चे को खींचकर बिल्डिंग में ले जाया गया और कहते हैं कि कोई कहता 64 चाकू मारे, कोई कहता 200 चाकू मारे, और जब उसकी लाश नाले से निकली एक हाथ बाहर आया। ये ज्यादा नजर आ रहा था कि सीएए का विरोध तो है ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जाए। आपको डर है कि ये फिल्म रुक सकती है? सेंसर बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है, आप सेंसर बोर्ड में अप्लाई कर चुके हैं, या आपके ऊपर आपको आशंका है कि इस पे कट्स लग सकते हैं, इस पर सेंसर की कैची चल सकती है? इससे ज्यादा बोल सकते वायलेंट फिल्में और इससे ज्यादा बोल्ड सब्जेक्ट्स पर फिल्में आ चुकी है पहले, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर लगना चाहिए। लेकिन अगर सच्चाई बोलने पर इस तरह से सेंसर लगेगा तो ये फिर सारे देश के लिए सोचने का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता है मैं अलग अलग तरह की शख्सियतों से आपको मिलाते रहता हूं। मैंने आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोगों को अपने पूरे 32 साल के करियर के दौरान मिलवाया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो सनी देओल हो। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी नए और टैलेंटेड लोग हैं, जो नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हैं, जो एक नई कॉन्सेप्ट के साथ फिल्में बनाते हैं, उनका बेहद सम्मान करता हूं। और ऐसे कई बड़े बड़े लोगों का मैंने छोटे से बड़े बने लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है। आज ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ है, उनका नाम है देवेंद्र मालवीय। देवेंद्र मालवीय ने एक फिल्म बनाई है, निर्माता निर्देशक उस फिल्म के वो खुद हैं। ये फिल्म आधारित है 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे और कैसे एक इकोसिस्टम ने इन दिल्ली के दंगों के लिए माहौल पूरा तैयार किया था। आपको याद है ना सीएए का शाहीन बाग प्रोटेस्ट, जहां मेरी जबरदस्त पिटाई हुई थी जब मैं उस वक्त जिस चैनल न्यूज नेशन के लिए काम किया करता था उसके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए वहां गया था। आपको पता है शाहीन बाग के बाद ही दिल्ली दंगों की साजिश रची गई और उसके बाद किस तरह के उत्तेजक बयान दिए गए, किस तरह के उत्तेजक भाषण हुए, किस तरह से एक फेक नैरेटिव को तैयार किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के अंदर थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में, उसी दिन दिल्ली में आगजनी और दंगे शुरू हो गए। इसी पर फिल्म बनाई है देवेंद्र मालवीय ने। देवेंद्र मालवीय इस वक्त मेरे साथ है। मेरे ही शहर इंदौर से आते हैं और मेरी तरह एक बहुत ही छोटे गांव से ताल्लुक रखते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले दिल्ली दंगों 2020 पर यह फिल्म बनाने का विचार कैसा है आप? नमस्कार दीपक भाई साहब। आप सबसे पहले तो बड़े भाई हैं शहर के ताल्लुक से देखा जाए तो, और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज सबसे पहला इंटरव्यू आपके साथ हो रहा है इस फिल्म से संबंधित, तो इसके लिए मुझे बहुत ही हर्ष है। आज ये ख्याल तब आया जब 2020 में महीनों जब ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चलता रहा और अचानक से दंगे भड़के, और वो बड़े ही सुनियोजित थे। और उसमें ये ज्यादा नजर आ रहा था कि सीएए का विरोध तो है ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जाए कि भारत में हालात इतने ज्यादा खराब हैं जैसे गृह युद्ध की नौबत आ गई है, और अलग अलग स्तर पर इतनी ज्यादा तैयारियां, इतनी ज्यादा षड्यंत्र रूप ले रहे थे, और जिस तरह से मानवता को कुचला जा रहा था, सरेआम कत्लेआम मचा हुआ था। इस पूरे वाकया जितने भी हम देख रहे थे इंटरनेट के जरिए, टीवी के जरिए, इसने अंदर से झकझोर कर रख दिया था। और उसके जस्ट बाद कोविड लगा था, तो जहन में ये ख्याल आया कि इस पे एक शॉर्ट फिल्म तो बननी चाहिए। लेकिन ये लिखते लिखते लिखते, चूंकि मैं वर्ल्ड सिनेमा से बहुत ही
मैं पसंद करता हूँ, देखते रहता हूँ। वहां पर एक ट्रेंड है वन शॉट फिल्म का, जैसे कि पिछले कई सालों में 1917 और बर्डमैन जैसी फिल्में आई है जिनको ऑस्कर मिला है। हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म बनी नहीं है। और चूंकि एक दिन की कहानी है ये, 24 फरवरी 2020 की, जब ट्रंप भारत में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फिल्म को उस मेथड पर बनाया जाए और भारतीय दर्शकों को इस मेथड से परिचय करवाया जाए। उसका जो थ्रिल है, उस पूरी घटना के अंदर दर्शक के होने का जो अनुभव है वो करवाया जाए हमारे दर्शकों को। और फिर मैंने ये कहानी लिखना शुरू करी, और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हैं, उन पर रिसर्च करते हुए, इसको फिक्शन के धागे में पिरोते हुए हमने इसको कंप्लीट किया। और बड़े ही इस मेथड में फिल्माने में बड़ी ही मेहनत लगती है, क्योंकि जो फिल्में बनती है आमतौर पर 1-1.5 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन इस तरह की फिल्म को बनाने में ऑन लोकेशन विद कैमरा आपको पहले कई महीनों तक प्रैक्टिस करनी होती है। और हमारे 3 साल का परिश्रम रहा है। 1 साल तो हमने प्री प्रोडक्शन में लगाया और 2 साल अभी इसकी पोस्ट प्रोडक्शन करते करते अब जाकर ये फिल्म तैयार हुई है और अब आ रही है। ये ऐसे विषय को चुनते हुए आपको नहीं लगा कि आप तो बिल्कुल अलग थीम पे फिल्म बना रहे हैं, आप एक बिल्कुल अलग विषय पे फिल्म बना रहे हैं, और एक ऐसा तबका है जो कहेगा ये फिल्म झूठी है, ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, ये फिल्म किसी को प्रमोट करने के लिए और किसी को डिमोट करने के लिए बनाई गई है। इस आलोचना पर या इस पर्सपेक्टिव पर आप क्या करेंगे? और हो सकता है कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा आपको कहे कि नहीं भाई देवेंद्र मालवी आपकी जगह नहीं है, आप इस तरह के थॉट को लेकर सामने आ रहे हैं और दिल्ली दंगों को लेकर सामने आ रहे हैं, वो भी एक अलग पर्सपेक्टिव से, वो भी अलग नैरेटिव से और एक अलग सोच के साथ। दीपक भाई, बात यही है, मैं 2004 में ही बॉम्बे इंडस्ट्री में था, मैं एज एन एक्टर ट्राई कर रहा था। और मैं आजकल तो काफी प्लेटफॉर्म्स है, तब बहुत ही लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, और किस तरह की पद्धति पर ये पूरा इंडस्ट्री काम करता है ये आज सोशल मीडिया की वजह से सब लोगों की जानकारी में आ गया है। और ये जो है एक सिंडिकेट की तरह काम करने वाली इंडस्ट्री है, तो जिसने मुझे पहले ही दरकिनार कर दिया था। ये तो मैं जो है कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि मैंने एक धावा बोला है इनके क्षेत्र में जाकर। कोई लोग ये सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री किसी की बपोती है, यहाँ हमारी मर्जी के बिना फिल्म बनी नहीं सकती या चल ही नहीं सकती। इस धारणा को तोड़ने की कोशिश मैंने की है। हाँ, टेक्नीशियंस है, बहुत सारी चीजें मेरी बॉम्बे से रिलेटेड है, मेरा अपना वीएफएक्स का ऑफिस भी बॉम्बे में है, वीएफएक्स जो फिल्मों में देता है, लेकिन पूरी फिल्म मैंने इंदौर में बनाई है। सारी इसकी पोस्ट प्रोडक्शन भी लगभग इंदौर में हुआ है। और रही बात कि प्रोपेगेंडा है, अब फिल्म अभी जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों का हश्र हो रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ फिल्म का मतलब सिर्फ मनोरंजन से जोड़कर देख लिया गया है। हम हमेशा से सुनते आ रहे थे कि फिल्में जो है समाज का आईना है, समाज में जो घटता है वो फिल्में दिखाती है। हमारी फिल्में हालांकि वो भी नहीं दिखाती है, लेकिन कई बार ये होता है कि फिल्में भी समाज पर अपना असर छोड़ती है। हमें फिल्मों के माध्यम को वो सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश करना चाहिए जो समाज में बदलाव लाए। कब तक अगर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं या 2 कम्युनिटीज के बीच में टेंशन है, तो क्यों नहीं हम इन माध्यमों से उसको एड्रेस करते हैं, क्यों कारपेट के नीचे दबा देते हैं? अगर भाई किसी को कैंसर हो रखा है तो उसका इलाज नहीं करना है, उसका नाम भी लिया तो क्यों लिया? नाम लेने से पाप तो नहीं हो गया, उस बीमारी का समाधान निकालना होगा। ये हिपोक्रेसी हमारे समाज में, खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में और कुछ लॉबीज हैं उनमें बहुत ही अंदर तक पसरी हुई है कि किसी भी चीज को सिरे से नकारो, सिरे से इतना नकारो कि सही बात भी गलत लगने लगे। तो इस चीज की भाई साहब मैं अगर परवाह करता तो शायद ये विषय चुन भी नहीं पाता, और मैं बिल्कुल तैयार हूं। और ये रही बात कि प्रोपेगेंडा या किसी का स्पॉन्सर है या बीजेपी की फिल्म है, तो ये फिल्म बहुत छोटे बजट की है एज कंपेयर टू बॉलीवुड, जहां सारे संसाधन है, बहुत ताकतवर लोग हैं। लेकिन इस फिल्म में कोई बाहरी प्रोड्यूसर नहीं है। ये अगर मैं अपनी बात करूं तो इस फिल्म को एक व्यक्ति ने अपने 15 साल के संघर्ष में जो कमाया था वो इस फिल्म में पैसा लगा है। एक किसान फैमिली से आता हूं, खेतों से जो पैसा मेरे बड़े भाई साहब का है वो लगा है इसमें प्रोड्यूसर मेरे बड़े भाई है, मेरी वाइफ है, और मेरे आज जो प्रमोशन और बाकी पोस्ट प्रोडक्शन में जो पैसा लग रहा है
वो मेरा घर मॉर्गेज पर है, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। तो घर एक फूक नया कर पैसा अगर किसी, घर फूक कर जी आप दिल्ली दंगों पर क्यों फिल्म बना रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? भाई साहब, ये फिल्म बनानी थी किसी एक सब्जेक्ट पर। एक बात ऐसी है कि ये फिल्म नहीं बनाता या फिल्म नहीं बनाता तो भी ठीक से जिंदा नहीं रह पाता। ये जो एक कलाकार की जो कश्मकश होती है ना, रही बात कि मैं वहां अपनी कहानी लेकर बॉम्बे दर बदर भटकूं, लोगों को बताता रहूं कि भाई सुनिए, मुझे आप प्रोड्यूस कीजिए, उसके लिए मैं और 4-6 साल खपाता। और उसके बाद मेरी कहानी को कोई लोग तोड़े मरोड़े अपने हिसाब से 25 लोग अपने राय देकर उसे कुछ और बना दे, वो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने जो सोचा है वो एज इट इज बनाया जाए। और घर फूक कर ही तो तमाशा देखना चाहिए, तमाशा देखने की मादा हर किसी में होता नहीं ना भाई साहब। तो शायद रंग लाएगी हमारी ये फाका मस्ती एक दिन, इस चीज को मैं मानता हूं। ठीक है, कितनी तो हकीकत है? और मैं कुछ आपसे स्ट्रेट अवे सवाल भी पूछूंगा, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, कितनी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है? और मेरे कुछ सीधे सवाल भी होंगे शाहीन बाग के बारे में, दिल्ली दंगों के बारे में, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनके बारे में दिल्ली दंगों पे आरोपी हैं, उनसे उनके बारे में मैं सीधे सवाल भी आपसे पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता था, कितनी हकीकत है इसमें, कितना फसाना है, कितना फैक्ट है, कितना फिक्शन है, और क्या ये डॉक्यू ड्रामा है? इसको डॉक्यू ड्रामा बिल्कुल नहीं कह सकते हम लोग, इसमें बिल्कुल सिनेमेटिक लिबर्टी ली है हमने। लेकिन बातों को जो इशारों में कहा जा सकता है, जिसका नाटकीय चित्रांकन जिस तरह से किया जा सकता था, वो हमने बिल्कुल किया है। और अब एक किसी पुलिस वाले का एक बच्चे को खींचकर बिल्डिंग में ले जाया गया और कहते हैं कि कोई कहता 64 चाकू मारे, कोई कहता 200 चाकू मारे। और जब उसकी लाश नाले से निकली, एक हाथ बाहर आया, सबने सिर्फ हाथ आता बाहर देखा है, लेकिन किसी ने चाकू मारते हुए नहीं देखा। लेकिन वो मेरी फिल्म का एक कैरेक्टर है, अब वो है या नहीं ये जनता डिसाइड करेगी, ये मैं नहीं कहूंगा कि वो कौन है। लेकिन अगर किसी को इस तरह से, मेरी इमेजिनेशन बोलती है कि वो चाकू कैसे मारे गए होंगे और वो क्या भयावह मंजर होगा, वो मैंने दिखाने की जरूर कोशिश की है। किसी को एक बेकरी के अंदर बंद करके जला दिया जाना, कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का हो, मैं अभी धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमान या हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म का अगर बच्चा हो, अपने दूर 1000 किलोमीटर दूर पहाड़ों से आकर कहीं काम कर रहा है एक बेकरी में, उस बेकरी सहित उसको जलाकर उसकी हड्डियां तक जल जाए, तो वो चित्रण कैसा होगा ये जनता को जानना चाहिए। तो ये पूरी मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं कतई दावा नहीं करता कि ये डॉक्यू ड्रामा है। मैं इसकी कहीं से भी ये पूरी सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं कहूंगा, मैं इंस्पायर जरूर कहूंगा। इंस्पायर जरूर है और ये फिक्शन है। ठीक है, फिक्शन है आप ये कह रहे हैं। चलिए मैं आगे चलता हूं कि आपने स्टोरी के अंदर कितना रिसर्च किया, इस पर मैं आऊंगा। कुछ कैरेक्टर्स पर भी आऊंगा जिनके ऊपर दिल्ली दंगों के आरोप लगे हैं, मुख्यतः जिनके नाम है। तो इसमें क्या सिर्फ हिंदू ही विक्टिम है या सिर्फ मुसलमान ही विक्टिम है, या आपने, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग इन दंगों के अंदर मारे गए, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, भारत की इस साख को धक्का लगा, तो क्या इसमें सिर्फ हिंदू विक्टिम है या सिर्फ मुसलमान विक्टिम है? दोनों दोनों विक्टिम है। लेकिन जो विक्टिम हुए और उनको विक्टिमाइज जिन्होंने किया, जिन्होंने साजिश रची, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, वो कोई एक ग्रुप था, वो उसका हमें फर्क करना होगा। वहां मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश नहीं की है मैंने इस फिल्म में, कि मैं विक्टिम तो दोनों ही होते हैं, इंसान ही मरता है, हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। लेकिन दंगे की जो साजिश रची जाती है वो कहीं एक जगह से रची जाती है, देश को तोड़ने की कोशिश कहीं एक जगह से की जाती है, पॉलिटिकल संरक्षण भी दिया जाता है। मैं बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूं भाई साहब, वो भी जिन्होंने दिया था उनको भी हमने एक सांकेतिक रूप में बताने की कोशिश की है। और वो लोग एक तरह के लोग थे, उसमें कोई हमने घालमेल नहीं किया है, वो वैसे के वैसे ही नजर आएंगे। अब मुझे ये बताइए कि आप स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, आप 2020 दिल्ली दंगों की बात उस वक्त कर रहे हैं जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, आप इसी के आसपास इसको रिलीज करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप किसी एक पार्टी के साथ खड़े हैं, किन्हीं कुछ पार्टियों के खिलाफ है। मैं नाम लेता हूं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, बाकियों के खिलाफ है। नहीं, बीजेपी के साथ खड़े होने का सवाल इसलिए नहीं है
क्योंकि अगर मैं चाहता तो इसको इनका प्रचार तो काफी दिनों से चल रहा है, मुझे बहुत पहले ही इसको कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से फिल्म अभी तक रिलीज हो जानी चाहिए थी अगर मुझे बीजेपी का सपोर्ट सही सही मिल जाता अच्छे ढंग से, लेकिन नहीं मिला, और चाहते मेरा थे आप? नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट, मैं किसी का सपोर्ट के लिए अपेक्षा करता भी नहीं, क्योंकि आर्ट को देखिए, अच्छी आर्ट अगर है तो ये तो प्राचीन काल से हमारी सभ्यता यही कहती है कि अच्छी आर्ट को राजाश्रय मिलना चाहिए। लेकिन ये चूंकि मुद्दा अलग है तो मैं राजाश्रय भी नहीं चाहता हूं, ना ही किसी का सपोर्ट चाहता हूं। मैं सपोर्ट सिर्फ एक ही जगह से चाहता हूं, वो जनता जनार्दन का है, और वो सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है, और उसके बिना मेरा गुजारा भी नहीं है। मैं ये बात कहूंगा। एक तो दूसरी बात आपने टाइमिंग पे कही है, तो मैं जिस तरह से लोग टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं मैं भी उसी तरह जवाब दूंगा कि सच बोलने का टाइमिंग क्यों डिसाइड किया जाता है कि अभी क्यों बोल रहे हैं। भाई, जिस तरह चुनाव तो हमारे देश में हर 6 महीने में आते हैं, इसलिए हम सच बोलना क्यों छोड़ दें। और सच जब ज्यादा सुना जाए जिस माहौल में, तो मैं तो उसी टाइम सच बोलना चाहूंगा। ये शायद मेरी श्रूडनेस दिख रही होगी इसमें लोगों को, लेकिन मुझे बोलने में बिल्कुल भी मतलब ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि दिल्ली दंगों की 2020 की कहानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के आसपास रिलीज की जाए और इसी टाइम पर इसका प्रचार किया जाए। नहीं, ये संयोग है, ये संयोग है, ये हो गया, लेकिन संयोग अच्छा है, प्रयोग है? नहीं, ये संयोग है। प्रयोग तो वहां होता है टूल किट के हिसाब से, जो पूरा देश जानता है इस प्रयोग कहाँ होता है, कैसे टूल किट चलती है। मैं तो बहुत साधारण एक किसान परिवार का बेटा हूं, और ये सब चीजें आप हमारे क्षेत्र के हैं, समझते हैं कि हमारे नेचर में नहीं है। जो बात यहाँ है वो जबान पर है सीधी सी। तो बात तो सिर्फ यही है कि सच बोलने का मेरे हिसाब से ये सच्चाई बयां की है एक फिक्शनल रूप में, और इसको बोलने का कोई समय उचित। मुझे कोई बोले कि आज क्यों बोल रहे हैं आप सच, आज तो भाई आज तो शनिवार है, आपको सोमवार बोलना चाहिए था। तो ये तो मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बना। मेरा मन आज बोल रहा है कि आज मैं सच बोलूं, और संयोग ये ऐसा बन गया कि दिल्ली चुनाव आ गया है, तो लोग ये होता है कि जहां जिन्होंने गलत किया होगा तो उन्हें डर लगेगा कि भाई ये इस टाइम पे क्यों आ गया ये सच, और जिन्होंने कोई गलत नहीं किया है उन्हें तो कभी डरने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्या रिसर्च किया आपने, किन किन चीजों को पढ़ा, और क्या दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई और दिल्ली पुलिस के जो कोर्ट में केसेस चले हैं या आरोपियों ने अपने बारे में जो जो सबूत रखे हैं बेगुनाही के, क्या उनको भी इस स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, या सिर्फ ये एक दिन की कहानी है? ये सिर्फ एक दिन की कहानी है। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स को भी एक तरह से आधार बना करके, और अभी जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनकी रिसर्च सारी की गई है। लेकिन चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये डॉक्यू ड्रामा नहीं है, पूर्णतः सच्चाई पर आधारित नहीं है, सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है, और ये एक कड़ी में चलने वाली फिल्म है। जैसे कि 24 फरवरी 2020 को सुबह मैं अपने घर से निकला और मेरे पीछे दंगाई लग गए, मैंने अपनी जान बचाई, दंगाई कहीं और चले गए, कैमरा कहीं और चला गया, वहां क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद कैमरा वापस मेरे पास आया। इस तरह ये घटना एक हुई, तो इसमें चूंकि इस तरह की गुंजाइश नहीं थी कि उन्होंने क्या सबूत रखे कोर्ट रूम ड्रामा में दिखा पाऊं, ये उस हालात की सच्चाई है। जैसे आप तो शाहीन बाग में थे, आप पर हमला हुआ, किस तरह की मानसिक स्थिति होती है वहां फंसे हुए व्यक्ति की, किस तरह का माहौल होता है, एक दर्शक सिनेमा घर में जब बैठकर देखेगा वो अपने आप को वहीं पाएगा। ये कोशिश की गई है, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है। ये अभी तक जो हमारे देश में होता आया उससे बिल्कुल अलग है, और लोगों को बहुत अलग अनुभव करवाएगा ये। क्योंकि मैं अभी एक दिन पहले बता भी रहा था कि अगर मैं एक वीडियो लेता हूं मेरे फोन से यहां तक, ये 3 सेकंड का वीडियो, इसके बीच में कहीं कट नहीं था। ऐसी मेरी फिल्म है चली और 2 घंटा 10 मिनट बाद खत्म हो गई, इसमें कोई कट नहीं था। तो ये एक अलग अनुभव है। तो इसमें इतनी सारी रिसर्च को डालने की गुंजाइश नहीं थी, ये उस घटनाओं का एक सूत्र है पूरा। जैसे देवेंद्र भाई, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं जब भुज का अर्थक्वेक हुआ ना, बड़ा 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 त्रासदीदायक था, बड़ा दुर्दान था, मतलब भयानक त्रासदी थी। वो एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जिसको भारत शायद कभी भुला नहीं पाएगा। जिस तरह से गुजरात में भुज का अर्थक्वेक हुआ था 2001 में, तो मैं वहां रिपोर्टिंग करने गया था, और हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उसको एडिट में डाल सके, दिखा सके। तो जैसे आप 1 कैमरा शूट की बात कर रहे हो ना, मैंने उस वक्त 1 कैमरा शूट न्यूज टेलीविजन के अंदर शुरू किया था, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वो 1 शॉट है
और एक मतलब जो पहला दृश्य मुझे दिखा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, वो दो एक छोटी बच्ची अपने पूरे परिवार की लाश को ठेले में उठा के ले जा रही थी। मतलब ओह, वो इतना शॉकिंग था, वो इतना शॉकिंग था कि आज भी मेरे जेहन में आ जाता है। फिर हमने काफी वहां का डिस्ट्रक्शन दिखाया था, लेकिन हमने उसी स्टाइल पे शूट किया था। तो अब ये बता दीजिए, जो दर्शक नहीं समझते वन शॉट फिल्म क्या होती है, उनको कैसे बताएंगे आप? मैं वही कह रहा हूं कि आजकल तो सबके हाथ में कैमरा। पहले तो मैं बताऊंगा कि देखिए आपने कितना अच्छा अनुभव साझा किया, और मैं तो सालों से आपको देखता आया हूं। मुझे वो दिन भी याद है जब आप ताज होटल के सामने जब कवर कर रहे थे। वो दिन भुलाए नहीं भूलता मैं आपका, वो जो आप गाड़ी के पीछे से सारा कवर कर रहे थे, बड़ा इंस्पायर करता है। और ये अनुभव आपको पहले ही था। ये वन शॉट फिल्म जो है, अगर जो वर्ल्ड सिनेमा देखते होंगे तो 1917 नाम की एक फिल्म 2019 में आई थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और बर्डमैन और कई सारी फिल्में हैं। ये फिल्म को इस तरह से फिल्माया जाता है, पहले तो इसकी कहानी इस तरह से लिखी जाती है कि ये वन शॉट बन पाए। यानी कि आप 2 दिन की कहानी या 1 साल की कहानी नहीं बना सकते। इसमें एक बच्चा था, फिर जवान हो गया, फिर ये सारी चीजें हुई। कहानी अभी आज के हाल की होनी चाहिए कि इस 3 घंटे में क्या हुआ, या 1 घंटे में क्या हुआ, या दिन भर में क्या हुआ। अब वो जो हम घर से निकलते हैं आमतौर पर लोग काम के लिए, और दिन भर में सारा काम निपटा कर जब वापस आते हैं, हमारी जिंदगी में कोई कट नहीं लगता है। हमारी जिंदगी सीधे चलती, लाइव चलती है। उसी तरह से ये आभास ये फिल्म भी दिलाती है। क्योंकि टेक्निकली इसमें अगर बोला जाए कि कैमरा 2 घंटा 10 मिनट तक चला होगा और फिल्म बन गई, ऐसा नहीं होता। फिल्म में कट होते हैं, लेकिन वो फिल्माए इस तरह से जाते हैं, उसको पोस्ट प्रोडक्शन में इस तरह से स्टिच किया जाता है कि वो नजर नहीं आते। वही चीज की मेहनत है इसमें। और आपको लगेगा ये कि 24 फरवरी की सुबह फिल्म शुरू हुई थी, और अलग अलग मोहल्लों से होते हुए बड़ी बड़ी जो घटनाएं बीच बीच में घटती गई, और उसमें षड्यंत्र कौन कर रहा है, कहां कर रहा है, कौन विक्टिम है, और किस तरह से इस सारी चीजों के बीच में भी जो सीए किन के लिए लागू हो रहा है, कौन हिंदू शरणार्थी हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, कौन हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में नारकी जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन को भी कहीं ना कहीं हमने एड्रेस करते हुए इस कहानी को एक जगह ले जाकर समाप्त किया है। तो आपको लगेगा कि ये यही इसका जादू है कि आपको कट नहीं दिख रहा, लेकिन चीजें सारी मिल रही है आपको उसमें। तो ये एक नया तरीके का अनुभव दर्शक देखेंगे इसमें, अच्छा है, महसूस सुंदर करेंगे। कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपको अपने अनुभव के बारे में बताया, और उसका मैंने कई बार कई सारी रिपोर्ट्स के अंदर, जब मैं इराक वॉर के लिए गया था तब भी मैंने ये 2003 के अंदर, मुझे याद है, मैं इसी तरह एक दिन की घटनाएं पूरी बताता था और इसी तरह शूट करता था कि वो कट टू एडिट हो, यानी उसको एडिट करने की जगह ना पड़े, हम जरूर। सीधे उसको सैटेलाइट से इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू अपलिंक कर दें। तो मैं समझ सकता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा, इसमें आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, और एडिटिंग कम से कम करनी पड़ेगी। चलिए अब मैं आ जाता हूं मूल मुद्दे पर। सबसे पहले अब मैं आपको मेरे सवालों का जवाब बहुत शॉर्ट में देना है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या सीएए कानून देश के लिए जरूरी था? बहुत जरूरी। मैं तो कहता हूं सीएए और सीए 2 भी होना चाहिए। ये तो था कि 14 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता थी, लेकिन उनका क्या, जो अभी भी जिनको नहीं मिल सकती है, जिनके 14 साल नहीं हुए, और जो अभी डाटा बता रहा है कि 1,000 लड़कियां तो हर साल पाकिस्तान में उठा ली जाती हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो भाई हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा फिर। ठीक है, दूसरा, क्या शाहीन बाग का आंदोलन देश विरोधी था? प्री प्लान्ड था, और मुझे देश के हित में तो बिल्कुल भी नहीं लगा। यानी देश विरोधी देश था शाहीन बाग का आंदोलन? मुझे ऐसे ही लगता है, ठीक है। देश आपको विरोधी। आपको लगता है दिल्ली दंगे एक साजिश थी? बिल्कुल 100% साजिश। और कौन थे इस साजिश के पीछे? आपका रिसर्च क्या कहता है, कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे? ये देखिए, जो लोग थे वो तो कोर्ट में कन्विक्टेड, अभी अंडर ट्रायल चल ही रहा है उनका, और सारी दुनिया जानती है। अब फिल्म में मैंने कुछ किरदार लिए हैं और मेरा अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन जनता समझदार है और वो देखेगी तो इस काल्पनिक कहानी से भी पता लगा सकती है कि कौन लोग थे और क्या किया था उन्होंने। लेकिन आपने कहा इंस्पायर्ड बाय ट्रू ट्रू। कैरेक्टर्स या ट्रू इवेंट्स,
तो मैं आपसे ट्रू कुछ इवेंट। लोग, हाँ, मैं कुछ लोगों के आपसे नाम पूछता हूँ जो जो जी जिनके बारे में कहा गया और जिनके बारे में पुलिस की चार्जशीट के अंदर भी यह दावा किया जी गया है कि ये जी जी तमाम बातें इसमें हैं। शर्जिल जी। इमाम का चिकन नेक वाला बयान क्या आपकी फिल्म के अंदर शामिल है? वैसा कुछ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। अब मैं आगे चलता हूं। उमर खालिद ने एक भाषण दिया था डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, और उन्होंने कहा था कि उसी उसी को माना गया था कि एक पूरी साजिश बुनी जा रही थी। तो उमर खालिद, इसका उल्लेख है, उनका उनका कोई जिक्र है या उनसे इंस्पायर्ड कोई कैरेक्टर इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। है? उमर खालिद का तो नहीं बोल सकता, लेकिन इंस्पायर्ड कैरेक्टर जरूर मिल सकते हैं। अच्छा, जेएनयू में एक बड़ा कांड हुआ था जिसके बाद समाज हमारा बड़ा बटा था कि एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, एक लेफ्ट विंग का एक्सट्रीम अप्रोच रखता है, और अभी राइट विंग की सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जो है एट द हेल्म ऑफ द फंक्शन है, यानी देश की सत्ता चला रहे हैं। तो जेएनयू का इंसिडेंट है इसमें? एक यूनिवर्सिटी है इसमें, अब वो उसका नाम जेएनयू नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है, और उसमें चीजें जरूर इस तरह की, या इससे थोड़ी सी मिलती जुलती चीजें हो रही है वहां पर। ठीक है। शाहरुख पठान नाम के एक कैरेक्टर पर कई तरह के आरोप लगे। दिल्ली चुनाव में भी उसकी भूमिका है। आप क्या कहेंगे, क्या अब आपकी फिल्म में? शाहरुख पठान तो नाम का कोई व्यक्ति मेरी फिल्म में नहीं है, लेकिन जैसा कि आप ट्रेलर देख रहे हैं, एक रेड शर्ट में पहना हुआ एक व्यक्ति पुलिस ब्रिज के नीचे पुलिस पर एक बंदूक तान रहा है। तो पता नहीं है वो, आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, आपने उसका बिल्कुल नहीं, हल मैं निकाल यहां लिया पर होगा साफ कि। कर दूं, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ जिन लोगों पर दिल्ली दंगों के आरोप लगे और जिनके ऊपर केसेस चले इस पूरे मामले के, यस, उनके नाम ले यस। रहा हूं। वो आरोपी हैं या वो कन्विक्ट हो जाएंगे हाँ, या वो मुजरिम साबित हो जाएंगे, वो मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उस ये तरह मैं का राइडर, पूरा इंसिडेंस जी हाँ, ये मैं राइडर है। लगा देता वो हूं, ये उस मैं। ब्रिज के नीचे, जी उस जी। ब्रिज के नीचे क्या क्या हुआ था, किस तरह से कत्लेआम मचा था, किस तरह से गोलीबारी हुई थी, किसने गोली चलाई थी, उस व्यक्ति का हुलिया कैसा था, किस तरह से उसने एक पुलिस वाले को धकियाया था और उसके सामने गोली चलाई थी। भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाली जो एक हरकत थी, वो हमने एक फिक्शनल रूप में फिल्माई है। मुझे इसको बोलने में बिल्कुल कोई डर नहीं है, और कोई और मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ, मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ, एक पार्षद थे ताहिर हुसैन, जिनके आरोप लगा कि उन्होंने दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड किया है, अभी भी वो जेल में है, दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं एआईएमआईएम के टिकट पे। क्या उनके कैरेक्टर को आपने इस फिल्म में दिखाया है या उससे प्रेरित कैरेक्टर को इस फिल्म में दिखाया है? देखिए, बड़ी बड़ी सारी घटनाएं हमने जो दिल्ली दंगे में हुई थी उससे प्रेरित जितने इंसिडेंट्स थे, सबका नाटकीय रूपांतरण है इसमें, इंस्पायर्ड है उससे। चूंकि जिस घटना की आप बात कर रहे हैं और जिस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ही मुख्य घटनाओं और मुख्य कैरेक्टर्स में से आता है। तो ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल से दर्शकों को देखने मिलेगी, अगर वो जाकर ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। मैं अगर यहाँ सारा बता दूंगा अभी तो फिल्म देखने का मजा कम हो जाएगा उनका। तो कुछ चीजें हम उनको फिल्म देखने तक के लिए भी रखें तो ज्यादा बेहतर बात है, होगा। मैं ज्यादा नहीं पूछता आपसे, कोई कोई और बात नहीं पूछता। आपको डर है कि ये फिल्म रुक सकती है? सेंसर बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है, आप सेंसर बोर्ड में अप्लाई कर चुके हैं, या आपके ऊपर आपको आशंका है कि इस पे कट्स लग सकते हैं, इस पर सेंसर की कैची चल सकती है? इससे ज्यादा बोल सकते वायलेंट फिल्में और इससे ज्यादा बोल्ड सब्जेक्ट्स पर फिल्में आ चुकी है पहले, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर लगना चाहिए। लेकिन अगर सच्चाई बोलने पर इस तरह से सेंसर लगेगा तो ये फिर सारे देश के लिए सोचने का विषय है। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कुछ लगा नहीं है, लेकिन मैं अगर वही बात करूंगा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कैंसर है, लेकिन आप बोलते हैं कि उसका नाम क्यों ले रहे हो, आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो आप? अरे भाई, जब बीमारी है समाज में, मेरी फिल्म को देखिए पहले, आप पहले पूरा देखिए वो अंत में क्या बोलती है। क्या वो दो समाजों के बीच में वैमनस्यता फैलाने की बात कर रही है क्या, या रास्ता दिखाती है या सोल्यूशन दिखाती है? पहले ये तो देख लीजिए। एक्चुअली कैंसर की गठान निकालने के लिए भी तो शरीर काटना ही पड़ता है ना।
मैंने तो मानी आपकी काटने से बात, अगर डरोगे। मैंने आपकी जी। बात मानी, लेकिन इस तरह की फिल्म जब आएगी ना तो लोग यही कहेंगे कि आपने हिंदुओं का पक्ष दिखाया है और मुसलमानों को विक्टिमाइज किया है। क्या आपकी फिल्म ये संदेश देती है, ये संकेत देती है? आप फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी एक कम्युनिटी का हमने फेवर करने की कोशिश की है या दूसरे को डिमीन करने की कोशिश की है। ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। अभी पहले जब सामने नगर नहीं है तो कयास लगाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर देखकर लोग एक तरफा, अभी मैं देख रहा हूँ एक तरफा ही उसका नैरेटिव बन रहा है। लेकिन बात अगेन मैं बहुत साफगोई से बोलूंगा कि भाई, अगर गलती किसी एक कम्युनिटी के व्यक्ति ने की है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो हम अगर उसको कल्प्रिट मैं बोल रहा हूं, और मैं उसको कल्प्रिट बोलने से सारी कम्युनिटी को तो मैं कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। लोग क्यों मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति को गलत बोलने से सारी कम्युनिटी कटघरे में आ गई? ऐसा क्यों समझते हैं लोग? मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा तो उन्हें तो खड़े होकर बोलना चाहिए कि इस व्यक्ति ने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। ये यही सुधार तो हमारे देश में चाहिए। फिल्म हमारी यही तो कहती है कि मुसलमान भी ये बोले आकर आगे कि ये गलत है, भले ही मेरी कम्युनिटी का है तो क्या हुआ, लेकिन गलत है, गलत किया है तो गलत को गलत बोले। भाई, आज कोई हिंदू है, उसने गलत कर दिया और मैं बोलूं कि नहीं वो सिर्फ हिंदू है इसलिए मैं उसका साथ खड़ा हूं, आप एक तरफा नैरेटिव बना रहे हो, आप हिंदू को बुरा दिखा रहे हो, तो मैं भी गलत हूं उस नजरिए से देखा जाए तो। तो आपको लगता है कि बात यही है। मुसलमान समाज में ऐसे तत्वों को जानबूझकर कवर फायर दिया जाता है, पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए या किसी सोशल नैरेटिव के लिए या किसी आइडियोलॉजिकल नैरेटिव के लिए? मैं सारे समाज को नहीं बोल सकता, बहुत अच्छे लोग भी हैं समाज में, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है कि साथ में जरूर खड़ा होता है, और इस वजह से जो अच्छे मुसलमान हैं वो भी अपनी बात को खुल के रख नहीं पाते हैं, डर की वजह से या फिर सामाजिक जो उपेक्षा है उसकी वजह से। ये मैं देखता हूं समाज में, मेरे देखने में आता है कई बार। लेकिन एक तबका है जो कि मानता है कि भाई नहीं, गलत हुआ तो हुआ, लेकिन हमें साथ में रहना है मजहब के। तो लेकिन समय चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और तो वो चेंज होना पड़ेगा, और परिवर्तन तो अवश्यम भावी है, वो करके ही रहता है सब चीजें। चलिए, समय बड़ा बलवान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई, और शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।